नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली न्यूज़ एनालिसिस में। दिस वीडियो सीरीज़ इज़ प्रेजेंटेड टू यू बाय एथिक आईएएस। इस वीडियो सीरीज़ में हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स जो आपके यूपीएससी और स्टेट एग्जामिनेशंस के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। आज है 8 सितंबर 2022 और आज हम करने वाले हैं 3 न्यूज़ का एनालिसिस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोड एक्सीडेंट्स के बारे में जो भारत में होते हैं। जीएस के थर्ड पेपर को टारगेट करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है। दूसरी हम पढ़ेंगे मोहनजोदाड़ो के बारे में, जीएस के फर्स्ट पेपर को टारगेट करते हुए, इंडियन कल्चर का हिस्सा है और ये हमारे प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तीसरा हम पढ़ेंगे वीओ चिदम्बरम पिल्लई के बारे में जो हमारे मेनली प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जैसे ही वीडियो ऑनलाइन आती है आप अपने करंट अफेयर्स के सेक्शन को कंप्लीट कर सकें। अब बात करते हैं अपनी पहली न्यूज़ के बारे में। तो आपने अभी न्यूज़ में देखा होगा जो टाटा ग्रुप के फॉर्मर चेयरमैन रहे हैं जिनका नाम है साइप्रस पी मिस्त्री, उनकी अभी एक कार क्रैश में डेथ हो गई है, जिसकी वजह से कार के अंदर यूज़ की जाने वाली सेफ्टी पर ध्यान खिंचा है लोगों का। और ये अब मैकेनिज़्म तैयार हो रहे हैं कि किस तरीके से हम इन डेथ्स को कम कर सकते हैं। इसके बारे में जानने से पहले मैं आपको टाटा ग्रुप के चेयरमैन जो फॉर्मर चेयरमैन रहे हैं 2012 से 2016 के बीच, साइप्रस पी मिस्त्री के बारे में थोड़ा सा बता दूं। तो ये इनका जन्म हुआ था 4 जुलाई 1968 को। इन्होंने अपना कॉलेज किया था इंपीरियल कॉलेज से, ये पढ़े थे लंदन में जो लंदन बिजनेस स्कूल में है। और 2012 से 16 में ये टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे हैं, जो 6th चेयरमैन थे ये उस ग्रुप के। और ये ऐसे दूसरे बंदे हैं जिन्होंने टाटा सरनेम नहीं लिया था। ये एक आयरिश बिजनेसमैन थे। अब देखिए अब ये जो मैकेनिज़्म है कि कार एक्सीडेंट के अंदर अंदर जो है हम डेथ्स को किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके बारे में अगर हम जानें तो आप जानते होंगे कि साइप्रस मिस्त्री जो हैं वो कार की पिछली वाली सीट पर बैठे हुए थे। पिछली सीट पर 3 सीट बेल्ट होती हैं लेकिन उनका इस्तेमाल लगभग ना के बराबर किया जाता है। तो ये जो बेसिकली इन सीट बेल्ट्स का काम क्या होता है, ये सीट बेल्ट्स अगर आप लगाए रखते हैं तो कार क्रैश के कंडीशन में जब आपकी बॉडी आगे की तरफ खिंचती है ये आपको रिस्ट्रेन करती है, वहीं पर रोक देती है ताकि आप आगे जाकर गाड़ी में ना टकराएं, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो है फैटेलिटी होती है और सबसे ज़्यादा नुकसान आपके शरीर को पहुंचता है। ये प्रिवेंट करती है आपको गाड़ी में आगे फेंकने से। दूसरा, ये जो सीट बेल्ट रहती हैं ये आपके शरीर को उतनी ही तेज़ी से रोकती हैं जितनी तेज़ी से आपका जो व्हीकल है वो रुक रहा होता है, जिसकी वजह से जो उसकी जो फिज़िकल फोर्स है जिससे आप टकराने वाले हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, वो 2 हिस्सों में बट जाती है। एक आपके पेल्विस की तरफ चले जाती है, दूसरी चेस्ट। 2 हिस्सों में बटने की वजह से चोट लगने की जो संभावनाएँ हैं वो कम हो जाती हैं बॉडी के अंदर। उसके बाद हमारी जो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है उन्होंने 2017 में कहा था कि 26,896 लोगों की मृत्यु हुई है सीट बेल्ट ना यूज़ करने की वजह से, और इन 26,896 लोगों में 16,876 लोग ऐसे हैं जो पैसेंजर सीट पर बैठे थे। इसी के साथ साथ आप देखिए, आपने देखा होगा कि एयर बैग्स गाड़ी के अंदर रहते हैं। कुछ लोगों का ये अनुमान रहता है कि अगर एयर बैग्स गाड़ी के अंदर हैं तो सीट बेल्ट्स की क्या ज़रूरत है। आप देखिए, जब गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो एयर बैग्स की खुलने की स्पीड और आपका एयर बैग्स की तरफ जाने की स्पीड इतनी तेज़ रहती है कि कई बार पूरा मुंह फ्रैक्चर हो जाता है। तो ऐसी फोर्स को रिस्ट्रेन करने के लिए, कम करने के लिए ही सीट बेल्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसी के साथ साथ जो गाड़ी के अंदर हेड रिस्ट्रेंट रहता है, पीछे की तरफ लगे हुए जो आपके जिस पर आप अपना हेड को रेस्ट करते हैं, वो उनका एक मेनली एडजस्टेबल मॉडल है। वो उसका काम ये रहता है कि जब आप एक बार गाड़ी में आगे टकराकर पीछे की तरफ आते हैं तो वो मदद करता है आपके गर्दन की हड्डी को ना टूटे, आपका सिर उस पर टकराए और ज़्यादा नुकसान ना हो, कोलिजन जो है वो कम से कम रहे और बॉडी की मूवमेंट इधर उधर ज़्यादा ना रहे, गर्दन आपकी सुरक्षित रहे। अब इसके अंदर इंडियन रेगुलेशंस क्या हैं। अब देखिए, जो मिनिस्ट्री है हमारी मोर्थ है, जिसका मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, उन्होंने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन इशू किया है जिसके अंदर ये कहा गया है कि 3 पॉइंट सीट बेल्ट प्रोवाइड की जाएंगी सभी व्हीकल्स के अंदर, चाहे वो 8 सीटर व्हीकल ही क्यों ना हो। दूसरा, जो हमारा एमेंडेड मोटर व्हीकल एक्ट है 2019, इसके अंदर ये साफ कहा गया है कि अगर आप पैसेंजर सीट पर भी बैठे हैं तो आपको सीट बेल्ट लगानी होगी, नहीं तो फाइन देना पड़ेगा। लेकिन
अब तक ये इन्फोर्स नहीं किया जाता है। आपने भी देखा होगा कि अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं तो मेनली जो इन्फोर्स किया जाता है, पुलिस चेक करती है, वो सीट बेल्ट आगे बैठे हुए दोनों बंदों की करती है, एक ड्राइवर की और दूसरा जो ड्राइवर के साथ में पैसेंजर बैठा रहता है। लेकिन अब से ये आपको ध्यान देना होगा कि अगर आप रियर सीट पर भी बैठे हैं तो आपको सीट बेल्ट यूज़ करनी होगी, नहीं तो आपको फ़ाइन भरना पड़ सकता है। अब इसके ऊपर क्या होने की ज़रूरत है, किन चीज़ों पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। एक हमें इंस्टीट्यूट एविडेंस बेस्ड और पर्टिकुलर इंडिया स्पेसिफिक इफेक्टिव रोड सेफ्टी पॉलिसीज़ चाहिए। वो रोड पॉलिसीज़ जो फॉरेन कंट्रीज़ में लागू होती हैं उनके बजाय हमें इंडिया स्पेसिफिक इफेक्टिव रोड सेफ्टी पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है। हमें अपने जो रोड के डिज़ाइंस हैं उनको बेहतर करने की ज़रूरत है, रोड की जो मेंटेनेंस है उसको अच्छा करने की ज़रूरत है और ट्रैफिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की ज़रूरत है। इसी के साथ साथ जो हाईवेज़ पर, इंटरसिटी हाईवेज़ पर जो बीच में मीडियंस लगे हुए हैं वे हमें रिप्लेस करने की ज़रूरत है स्टील गार्ड रेल से या फिर वायर रोप बैरियर से, ताकि नुकसान को कम से कम किया जा सके। और सीट बेल्ट्स और एयरबैग्स को इंस्टॉल करने की अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है। इसी के साथ साथ यूरोपियन यूनियन जनरल सेफ्टी रेगुलेशन में ये कहा गया है कि जो नए व्हीकल्स अब बन रहे हैं उनके अंदर एक एडवांस इमरजेंसी ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया जाए, जिससे कि अगर कोलिजन की स्थिति बनती है तो गाड़ी अपने आप खुद ब्रेक अप्लाई कर ले। तो इन सभी मेजर्स की ऐसी स्थिति में अब हमें ज़रूरत है। इसके साथ अब हम मूव करते हैं अपनी सेकंड न्यूज़ के बारे में। तो देखिए, पाकिस्तान में आ रही बाढ़ के बारे में आप लोग जानते होंगे। इस बाढ़ ने अब तक लगभग 1000 लोग मर चुके हैं और ये 30 मिलियन लोगों को इफ़ेक्ट कर चुकी है अब तक। और ये ऐसा पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान में इतनी बुरी तरीके से फ्लड आई है। लास्ट टाइम ये 2010 में देखी गई थी। इस बार जो रेनफॉल है वो लगभग 400% इंक्रीज़ हुआ है एवरेज रेनफॉल में, पर्टिकुलर एरिया बलूचिस्तान और सिंध में, जहां पर ये जो साइट है मोहनजोदाड़ो, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक हिस्सा है, वो है जो एक हेरिटेज साइट है, 5000 ईयर ओल्ड है। और यहाँ की जो पाकिस्तान डेवलपमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी है, इनका कहना है कि ये साइट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, हेरिटेज लिस्ट से इसको बिल्कुल रिमूव कर दिया जाएगा, क्योंकि जितना नुकसान इसको अभी हो चुका है और अभी भी हो रहा है उससे ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, इसका नामो निशान बिल्कुल मिट जाएगा। तो उन्होंने ये अलर्ट जारी किया है सरकार को कि इसको कंजर्व और रिस्टोर करने की हमें ज़रूरत है अभी। तो देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे ब्रोंज एज भी कहा जाता है, जो 1300 बीसी से 3300 बीसी से 1300 बीसी तक जिसका समय रहा है, उसका जो एरिया है वो काफ़ी लार्ज है, काफ़ी वास्ट एरिया है, जो एक्सटेंड करता है सुकागेन डोर से बलूचिस्तान में, जो पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान ईरान बॉर्डर के पास से राखी गढ़ी हरियाणा हिसार के डिस्ट्रिक्ट तक और मांडा जम्मू से दायमाबाद महाराष्ट्र तक। इस एरिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो है अलग अलग जगह पर इनकी साइट्स पाई गई हैं। उसी के अंदर एक जगह है जिसका नाम है मोहनजोदाड़ो, जो सिंध प्रोविंस बलूचिस्तान में पाकिस्तान में है, जो पाकिस्तान की सुकूर शहर से मात्र 80 किलोमीटर की दूरी पर है और ये 5000 ईयर ओल्ड आर्कियोलॉजिकल साइट है। तो आप इसका महत्व समझ ही गए होंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन की अलग भी इंपॉर्टेंट साइट्स रही हैं, जैसे लोथल है, धोलावीरा है जो गुजरात में स्थित है, कालीबंगन है जो राजस्थान में है। अब फिलहाल की स्थिति में जिस तरीके से बारिश पाकिस्तान में हो रही है, अब पर्टिकुलर अगर हम मोहनजोदाड़ो की बात करें तो 779.5 मिलीमीटर ऑफ रेन ये फ़िलहाल अभी रिसीव कर रहा है, जिसकी वजह से ये पूरी जो यहाँ पर साइट है ये वाइप आउट होने का खतरा है कि फ़िलहाल यहाँ की दीवारें गिर रही हैं, जो छोटे छोटे से यहाँ पर अवशेष पाए जाते हैं वो इस बाढ़ में बह रहे हैं। तो हो सकता है कि इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट से रिमूव कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ कुछ बचेगा ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाती है साइट। इसके बारे में अगर हम जानते हैं तो देखिए, ये एक बहुत ही मॉडल प्लान सिटी थी एंशिएंट सिविलाइजेशन की। इसके अंदर जो घर बनाए गए थे उनके अंदर बाथरूम भी थे, टॉयलेट भी थे, और उनका जो ड्रेनेज सिस्टम था वो बेस्ट इन द वर्ल्ड कहा जाता है उस समय के टाइम पे। इसका जो साइज़ था वो इतना बड़ा था कि कहा जाता है कि लगभग 50,000 लोग इस शहर में उस समय रहते होंगे। इसमें पब्लिक होल्डिंग्स के लिए प्रोविजंस थे, फैसिलिटीज़ थी और हाई लेवल सोशल ऑर्गेनाइजेशन था उस समय पे। आप देखिए, ये 5000 लगभग हम बात कर रहे हैं 3300 बीसी से लेकर 1300 बीसी के बीच की।
ये एक्सकवेशन साइट जो है ये स्टार्ट की गई थी 1921 में और इसको पर्टिकुलर खोजा था रखल दास बनर्जी जी ने 1922 में, जो आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ इंडिया का एक हिस्सा रहे थे। और ये कंटिन्यू फेज चला था 1964-65 तक। बंटवारे के समय ये जो जगह थी ये पाकिस्तान में चली गई। मोहनजोदाड़ो को एक एडवांस सिटी की तौर पर माना जाता है उस समय की, और ये एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सिविल इंजीनियरिंग के बारे में भी इसे माना जाता है, इसके बारे में बताया जाता है। और इसकी अर्बन प्लानिंग जो है वो अपने आप में ही तारीफ़ के काबिल है, क्योंकि उस समय पे यहाँ की जो प्लानिंग थी वो इतनी परफेक्ट थी कि यहाँ पे बारिश में या किसी भी तरीके से पानी कहीं भी भरता नहीं था। हर ड्रेनेज सिस्टम इनका बहुत अच्छा था। उसी के साथ साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन एक सडन डिक्लाइन में चली गई 19th सेंचुरी BC के पास, जिसमें मोहनजोदाड़ो को भी मोहनजोदाड़ो जो साइट है ये भी अबेंडन हो गई। उस समय भी कहा जाता है कि बहुत कैटास्ट्रॉफिक जो है क्लाइमेट चेंज हुआ था, बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, जिसकी वजह से ये पूरी जो साइट थी, पूरा जो सिविलाइजेशन था ये ख़त्म हो गया था। बात करते हैं हम अपनी तीसरी न्यूज़ के बारे में। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अभी ट्रिब्यूट दिया है एक फ्रीडम फाइटर को जिनका नाम है V.O. चिदम्बरम पिल्लई, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर, जिनकी बर्थ एनिवर्सरी आती है 5 सितंबर को। तो देखिए, जो इस बार उनकी 150th बर्थ एनिवर्सरी रही है, जिस पर उन्होंने उनको श्रद्धांजलि दी है। चिदम्बरम पिल्लई जी का जन्म 5 सितंबर 1872 में ओटोपीदरम के तिरुवल्ली डिस्ट्रिक्ट में हुआ, तमिलनाडु में। उनके पिता जो थे वो जाने माने वकील थे जिनका नाम था ओल्गानाथ पिल्लई। उनकी माता परमयई अम्माई थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई में ग्रेजुएशन की जो कार्डवेल कॉलेज से की, टूटीकोरिन से। अपनी लॉ की पढ़ाई शुरू करने से पहले उन्होंने तालुक ऑफिस में एक क्लर्क के रूप में भी काम किया था। अपनी लॉ की जब वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे तो एक बार 1900 में जज के साथ एक बहस में वो पहली बार अनशन पर बैठे थे टूटीकोरिन में। 1905 में से 1905 तक उनका जो प्रोफेशनल है और जर्नलिस्टिक एक्टिविटीज़ में उनका सारा समय जाने लगा। 1905 में बंगाल विभाजन पर उन्होंने पॉलिटिक्स में अपनी एंट्री की। एंट्री करने के बाद उनका झुकाव बढ़ा स्वदेशी मूवमेंट की तरफ, जो बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय ने शुरू किया था। टूटीकोरिन में 1906 में, जो प्रेजेंट डे में थूथुकुडी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने वहाँ के मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट्स का सपोर्ट जीतकर वहाँ पर एक स्वदेश नेविगेशन कंपनी स्टार्ट की। ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी की मोनोपोली को ख़त्म करने के लिए वो जो इंडियन फ्रीडम फाइटर रहे हैं, और उन्हें कपालोटोया तमिजन मतलब तमिल हेम्समैन के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अपने पूरे जीवन में सिर्फ स्वदेशी प्रोडक्ट्स ही यूज़ किए हैं, और वो फॉर्मर लीडर रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, क्योंकि वो एक्टिवली कांग्रेस में इन्वॉल्व रहे हैं, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहे हैं 1905 के बाद। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आप अपने करंट अफेयर्स के सेक्शन को वीडियो अपलोड होते ही कंप्लीट कर सकें। धन्यवाद।